तो आप नया फोन लेके पछताना नहीं चाहते, ठीक है? तो अब आखिर ऐसा फोन खरीदते कैसे हैं? कौन सा खरीदना है ये तो YouTube वीडियोस बता देती हैं, लेकिन आपको प्रिसाइजली क्या चाहिए वो तो आपको ही पता है। तो इस वीडियो में वो चीजें डिस्कस करेंगे जिनको अगर आप फोन खरीदने से पहले ध्यान में रखो तो नंबर 1 आप ऐसे रिग्रेट से बच सकते हो, एंड नंबर 2 आप इस फोन को आराम से 3 साल चला पाओगे। और ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि 3-4 साल की लाइफ के लिए फोन का फ्लैगशिप होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज आप एक 15,000 के फोन को भी 2-3 साल चला सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज से, जो चीज आपको मस्ट है कि आपको देखनी है, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सिचुएशन। ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है बात करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। OnePlus एक टाइम पे अपडेट्स के मामले में बहुत अच्छा हुआ करता था, लाइक प्रॉपरली टाइम पे अपडेट देना, टेस्टेड अपडेट देना, बग्स हैं तो भी बहुत कम है, तो सिचुएशन बहुत बेहतर थी। लेकिन आज OnePlus के सिर पे काले बादल मंडरा रहे हैं, बिकॉज फोन के लॉन्च के टाइम पे तो इन्होंने क्लेम्स करे थे, बट आज लोग अपडेट्स के लिए रो रहे हैं। तो जब फोन खरीद रहे हो ना, तो एक्चुअल में देख लो कि क्या ये कंपनी सही में अपडेट्स देगी भी या ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। जैसे कि सैमसंग का गैलेक्सी नोट 9 4 साल पुराना फोन है वो, उसमें आज भी अपडेट्स आ रहे हैं क्योंकि सैमसंग ने अपनी अपडेट सिचुएशन को बहुत बेटर कर लिया है। मतलब अभी तो सैमसंग का अपडेट साइकिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, गूगल से भी बेटर हो रखा है, वो गूगल से पहले अपडेट्स दे रहा है। तो थोड़ी पास्ट हिस्ट्री देख लो ब्रांड की। ऑब्वियसली सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें नहीं पता ब्रांड फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा, बट एटलीस्ट प्रेजेंट के हिसाब से बेस्ट चूज करते हैं ना। बजट फोन में देख लो कि आपको एटलीस्ट 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिले और 2 UI अपडेट्स मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क की। तो देखो फोन का मेन काम क्या होता है? कॉल करना। तो अगर नेटवर्क ही ढंग से नहीं आएगा तो घंटा बात कर लेंगे हम, और अगर आप कंबल में लेके बैठ गए फिर तो हो गई बात। अब कई बार क्या होता है, फोन दिखने में बहुत सही लग रहा होता है, उसके ऑन पेपर स्पेक्स भी बिल्कुल ठीक होते हैं, आपने रिव्यूज भी देख लिए वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उस रिव्यूअर ने नेटवर्क के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करी तो आपको आइडिया नहीं लगा। और ऐसे बहुत सारे फोन्स थे जिसमें बाकी सब डिसेंट था, लेकिन जो नेटवर्क था वो बहुत खराब था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सैमसंग M30s। इसके नेटवर्क के रिगार्डिंग बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी। वैसे तो 90% फोन्स में नेटवर्क बढ़िया ही होता है, लेकिन वो फोन्स जो द बेस्ट वाले होते हैं, जो रजाई में भी फ्री VPN पे स्पीड देने की शक्ति रखते हैं, उनमें कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता ही है। सिंपल भाषा में कैरियर एग्रीगेशन का मतलब होता है तेज इंटरनेट स्पीड और अच्छा नेटवर्क। डिफरेंस आपके सामने, एक फोन कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है और एक नहीं करता। पर इसका एक लॉजिकल एंगल भी है। आजकल लोग कैरियर एग्रीगेशन को लेके काफी हाइप्ड रहते हैं, बिल्कुल कंट्री की बिजली की तरह, जो कि चली गई। परफेक्ट टाइमिंग्स। लेकिन लाइट की तरह कैरियर एग्रीगेशन भी आपको हर जगह नहीं मिलता। तो किसी दोस्त का एक बार फोन मांग लो जिसका फोन कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता हो, और आपके ऑफिस और घर में जहां पे भी आप मैक्सिमम रहते हो वहां पे चेक कर लो कि क्या आपका नेटवर्क ऑपरेटर कैरियर एग्रीगेशन प्रोवाइड करता भी है। और इसको चेक कैसे करते हैं? नेटमॉन्स्टर ऐप से। और अगर आपको फोन की स्पेक शीट में देखना है तो LTE चेक कर लेना, अगर लिखा है तो कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है। और अगर आपकी लोकेशन पे कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट ही नहीं करता तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर फोन लेने से पहले एक बार कैरियर एग्रीगेशन के ऊपर ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, लाइक हाईली रिकमेंडेड, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। अब अगर नेटवर्क की बात कर ही रहे हैं तो 5G भी देख लेते हैं। तो 4G फोन या 5G फोन, अब यहाँ पे ना 2-3 चीजें हैं, एक एक करके देखते हैं। पहली तो ये कि आप रहते कहाँ हो। अगर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसी बड़ी सिटीज में रहते हो तो आप 5G के बारे में सोच सकते हो, लेकिन इसमें एक और चीज भी है। अब 4G के जो प्लान्स हैं वो इतने सस्ते तो है नहीं। अब वो बात अलग है कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया का इंटरनेट बहुत सस्ता है, बट फिर भी अगर हमें 4G के प्लान्स महंगे लग रहे हैं तो 5G के प्लान्स तो ऑब्वियसली इससे भी ज्यादा महंगे होंगे। तो हम एक 5G फोन लेके उसमें 5G का रिचार्ज करवा के और पैसे क्यों देना चाहेंगे? और अगर आपको लगता है कि 5G आने पे 4G की स्पीड बहुत कम हो जाएगी तो ये नहीं होने वाला, ड्यू टू समथिंग कॉल्ड एज डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग। ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, अब बस इतना समझो कि 5G आने पे 4G खत्म नहीं होगा, उल्टा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और इसी में दूसरा केस भी है, अगर आप बड़ी सिटी से भी हो और आप अफोर्ड भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप 1-2 साल में फोन बदल देते हो, तो फिर आप 5G को अवॉइड कर सकते हो। जब 1-1.5 साल बाद आपने फोन बदलना ही है तो जब 5G आ जाएगा प्रॉपरली तब ले लेना। तो अगर बड़ी सिटी में हो, 5G अफोर्ड कर पाओगे और जल्दी फोन नहीं बदलोगे तो एक 5G फोन ले लो। और बाकी लोग क्या करें जो बड़ी सिटीज में नहीं है, उनके लिए बहुत सिंपल है, 4G फोन लो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 5G फोन्स में 4G की स्पीड थोड़ी बेटर आती है। ये कुछ फोन्स के लिए सही होता है, मैंने जो डिफरेंस देखा है वो 5 से 7% का है, तो वो इतना बड़ा नहीं होता कि आप ज्यादा पैसे दोगे। बाकी ये चीज लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है, तो आपको ये खुद देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, UI। तो ये वो चीज है जिसके साथ आपने इंटरेक्ट करना है, तो अगर यही बकवास हुई तो एक्सपीरियंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं आपको सीधे सीधे मेरी प्रेफरेंस बता देता हूँ। नंबर 1 One UI, देन Auxiliar OS,
ओके व्हाटसोएवर। उसके बाद स्टॉक एंड्रॉइड जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, उसके बाद Realme UI बोलो, चाहे आप ColorOS बोलो, व्हाटसोएवर। वो डिस्क्लेमर, मेरा Realme UI के साथ कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं ये रिव्यूज के बेसिस पे बोल रहा हूँ। देन MIUI, उसके बाद FunTouchOS, इसके बाद जो मर्जी रख लो। तो ये लिस्ट मेरी प्रेफरेंस है, आपकी डेफिनेटली अलग हो सकती है। तो ये लिस्ट आखिर ऐसी है क्यों? वैसे तो मैं पहले नंबर पे OxygenOS को रखता था, बट ड्यू टू सम टीम इश्यूज वो रिलेशनशिप इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया, इसलिए अब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है One UI, बिकॉज वो काफी ज्यादा पॉलिश्ड हो चुका है और अपडेट्स की सिचुएशन भी सैमसंग ने बहुत बेटर कर दी है, सो इट्स अ विन विन। दूसरे पे आज भी मैं OxygenOS को रखता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ हालत बुरी हो रखी है, लाइक OnePlus ने OxygenOS के अपडेट्स में बग्स की बौछार कर रखी है, लेकिन जब वो चलता है तो बढ़िया चलता है। तो एटलीस्ट अभी के लिए तो ठीक है, पर ये ओपिनियन बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। इसके बाद आता है स्टॉक एंड्रॉइड, जो कि एब्सोल्यूट बेस्ट है। एड्स नहीं है, ब्लोटवेयर नहीं है और इसी चक्कर में फीचर्स भी नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड की यही सबसे बड़ी डाउनसाइड है कि आपको कस्टमाइजेशन के लिए फीचर्स नहीं मिलते, मतलब इनबिल्ट फीचर्स नहीं मिलते, और हर छोटे काम के लिए आपको एक ऐप डालनी पड़ती है, बट एटलीस्ट चलता है अच्छा है। स्टॉक एंड्रॉइड में आप मोटोरोला वाले UI को भी काउंट कर लो, बट वो स्टॉक से थोड़ा बेटर है। लेकिन ये बजट फोन्स में Realme UI, MIUI जो बग्स से भरी हुई आती है, उसका क्या करें? इस चीज के छोटे मोटे सोल्यूशन है। आपको PC से कनेक्ट करना पड़ेगा, ब्लोटवेयर हटाना पड़ेगा, कस्टम रोम लगानी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें सब लोग नहीं कर सकते। पर अब क्योंकि हम फोन 20-1 के आसपास का ले रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये ऑब्वियस सी बात है, उनको आप इतने पैसे नहीं दे रहे कि वो सारी चीजें दे दें। मतलब हमारी तरफ से तो दे रहे हैं, पर उनको वो प्रॉफिट कम लगता है। टेक वाले बंदे तो सही कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल बंदे के लिए जैसा है वैसा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके फोन में कोई भी टास्क हो रहा है, उसमें सिस्टम फाइल्स जो है वो यूज हो रही हैं। तो अगर आपकी फोन स्टोरेज का डेटा ट्रांसफर रेट स्लो होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। तो इस फैक्टर को काफी सारे लोग जो है वो इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको देखना मस्ट है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप फ्लैगशिप्स देख रहे हो तो उसमें आते हैं UFS 3.1 और UFS 3.0, और बजट फोन्स में जनरली UFS 2.1 और UFS 2.0 होती है, और सबसे सस्ते फोन्स में आती है eMMC स्टोरेज। प्लीज वो मत लेना। लाइक लिटरली ये आपके उस दोस्त के फोन के सामने बहुत स्लो चलेगा, तो थोड़े से पैसे और जोड़ लो, बट कॉम्प्रोमाइज मत करना। स्टोरेज जरूर देखा करो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। फोन के स्पेक्स पेज पे जाओ, UFS के आगे जितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो उतनी बेहतर स्टोरेज है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैटरी। अब मैं आपको एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। अब जनरली हम बैटरी का mAh देख के डिसाइड कर लेते हैं कि भाई 4500 mAh 5000 mAh काफी है, काम हो जाएगा। ये चीज सही है, बड़ी बैटरी होनी चाहिए, लेकिन उस बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए सुपर डुपर फास्ट चार्जर नहीं होना चाहिए। मैं समझाता हूँ क्यों। बैटरी पे 90-120 वॉट की चार्जिंग से क्या इफेक्ट होता है वो आपको पता है। मतलब सिंपल है कि बैटरी के लिए इतनी ज्यादा हीट अच्छी नहीं होगी। पर अभी हम उस बैटरी को छोड़ के इस बैटरी पे आते हैं। मैं आपको कोई पापा वाला लेसन तो नहीं देना चाहता, पर सुन लो। बैटरी है 4500 mAh, लगभग एक दिन चलेगी। सारा दिन फोन आपके हाथ में था, तो अब उस बैटरी को आप 90 वॉट से चार्ज कर लोगे 30 मिनट में, और फोन दोबारा आपके हाथ में। इसको तो चार्ज कर लोगे, लेकिन इसकी हेल्थ जो खत्म हो रही है उसका क्या? हाँ, तरीके बताए हुए, लेकिन फॉलो कौन करता है? इसलिए 30 वॉट का चार्जर रखो, आइडियल है बैटरी के लिए भी और भेजे के लिए भी। नेक्स्ट है कैमरास। कैमरास के मामले में मैं सिर्फ आपको 2 चीजें बोलूंगा। नंबर 1, मेगापिक्सल्स मत देखना। नंबर 2, अपने फोन के कैमरा सैंपल्स वेबसाइट्स पे जाके देखो। वीडियोस में फोटोज देख के जज मत करो, बिकॉज बहुत सारे लोग 360p में वीडियोस देखते हैं, क्या ही पता लगता है उसमें फोटोज का। अपने फोन का नाम डालो और सर्च करो फोटोज, और फिर देखो कि उस फोन के प्रोड्यूस किए हुए कलर्स क्या आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर नहीं आ रहे तो रहने दो। फिर अगर एडिटिंग ही करनी है तो फिर वो तो किसी भी फोन की फोटो से हो जाएगी। डायरेक्ट शटर बटन से फोटोज अच्छी आनी चाहिए ना। और इस चीज को थोड़ी प्रायोरिटी रखो अपनी। चाहे आप कैमरास बहुत कम यूज करते हो, बट स्टिल एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। अब एक एनालॉजी सुनो, 25 to 30,000 का फोन आपके लिए बहुत बढ़िया होता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इससे ऊपर खर्चा करने की आपको सच में जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जब आप जाते हो तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला फॉर्मूला शुरू हो जाता है। मतलब फोन की वैल्यू उतनी नहीं होती जितने हम पैसे दे देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई शौक है, तो हाँ शौक पूरा करो ना, लेकिन उसका तरीका होता है। इंटरनेट पे जाओ, 50-30-20 रूल सर्च कर लो, आपको समझ में आ जाएगा शौक कैसे पूरे करते हैं। और अगर आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए भी है तो पुराने फ्लैगशिप ले लो। 1-2 साल पुराने फ्लैगशिप फोन्स आज आपको आधे से थोड़े से ज्यादा रेट में मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस ही करना है ना फ्लैगशिप को, तो ऐसे कर लो। अब बात ये आ जाएगी कि भाई 2 साल पुराना प्रोसेसर होगा, वो इतना पावरफुल नहीं होगा। तो एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, आपको इतनी पावर चाहिए क्यों? मेजॉरिटी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि उनको नया फोन किस पर्पस के लिए चाहिए। फोन चाहिए बस क्योंकि ये वाला पुराना हो गया है।
अनलेस अनटिल आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है फोन लेने का, तो आप अपने बजट के हिसाब से बेस्ट फोन ले लो। आजकल सब में बेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि 2020 का फ्लैगशिप आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, तो ये रही वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो, आपका ये वहम भी दूर हो जाएगा। हाँ, बस पुराने फ्लैगशिप में सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो आप देख लेना आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। तो अगर आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे तो आपकी और आपके फोन की रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी और 2-3 साल आप उसको यूज कर पाओगे, ब्रेकअप नहीं होगा। ब्रेकअप से याद आया, अगर आपको फ्लैगशिप से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को समझना है तो वो वीडियो ये रही। और अगर आप एक स्मार्टफोन एडिक्ट हो तो ये वीडियो देख लो, बहुत ही प्यारा सा इलाज है इसमें एडिक्शन का। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।